माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुप्रतीक्षित एनआईओएस डीएलएड पर अंतिम फैसला जारी कर दिया गया है। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने पूरे फैसले का एनालिसिस करके आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से और रेगुलर डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड के बीच में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। जैसे कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो कोर्स था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे 18 मंथ का माना था और इस जजमेंट में भी उन्होंने 18 मंथ के डीएलएड कोर्स का जिक्र किया हुआ है। तो इस जजमेंट में कहीं पर भी 18 मंथ के डीएलएड कोर्स को 24 मंथ के बराबर नहीं कहा गया है। साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी फ्रेश रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं तो एनसीटी की गाइडलाइन जो कि अगस्त 2010 में जारी की गई थी, जिसमें यह शर्त है कि प्राइमरी में वही डीएलएड मान्य होगा जो कि 24 मंथ का होगा। तो क्या ये रेगुलर डीएलएड के समकक्ष एनआईओएस माना जाएगा इस जजमेंट के बाद से? दूसरा, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी क्या अपर प्राइमरी, जिसे आप 6 से 8 वाली भर्ती बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में तीसरा पॉइंट, इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्रेशोल्ड डेट मेंशन किया है अगस्त 2017 का। अगर आप अगस्त 2017 तक इन सर्विस थे, मतलब कि प्राइवेट एडेड या फिर सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, तभी आपका एनआईओएस डीएलएड वैलिड माना जाएगा। तो ये सभी चीज़ें कैसे क्रॉस वेरीफाई की जाएंगी भविष्य में जाकर के, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस जजमेंट में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 28 नवंबर 2023 का जो जजमेंट दिया था, जिसके आधार पर एनआईओएस को इनवैलिड घोषित कर दिया था, उस जजमेंट को लेकर के यहां पर जो ग्रीवांस था कैंडिडेट का, उस ग्रीवांस पर यह क्लेरिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। इन्होंने अपने दूसरे पैरा में यह साफ क्लियर कर दिया है कि 10 अगस्त 2017 तक जो टीचर इन सर्विस थे यानी एम्प्लॉयड थे, उनका जो ये डीएलएड कोर्स होगा वह पूरी तरीके से वैलिड कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है, हु वर इन एम्प्लॉयमेंट एज ऑन 10/8/2017 एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18 मंथ्स would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues। यानी कि जिसने 18 मंथ का ये जो एनआईओएस डीएलएड वाला डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, ऐसा नहीं कि केवल एडमिशन लेकर के छोड़ दिया, बीच में एक आध पेपर छोड़ दिया, उनका नहीं, जो कंप्लीट किया है। और किस डेट तक? 31 मार्च 2019, जो कि केंद्र सरकार ने थ्रेशोल्ड रखा था, इस डेट तक उनका कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ जो 10 अगस्त 2017 तक एम्प्लॉयमेंट में थे, इन सर्विस थे, उन्हीं का ये 18 मंथ का डिप्लोमा कोर्स जो होगा वो वैलिड होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये जो एनआईओएस कोर्स था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए ही था। यानी जिसने भी एनआईओएस में एडमिशन लिया, उनको प्रूफ देना होता था कि आप सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में या फिर एडेड विद्यालय में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब वो इन सर्विस थे तो जितने भी एनआईओएस ने एडमिशन लिया उन सबका एक तरीके से वैलिड हो गया। अब इससे काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे, बिहार में जो टीआरई 1 हुआ था, उसमें एनआईओएस से जो चयनित कैंडिडेट थे या फिर पुरानी भर्तियों में जो चयनित कैंडिडेट थे, उनके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये क्रॉस वेरीफाई कराया जा रहा था कि आप अपना प्रूफ दीजिए कि आप इस डेट तक एम्प्लॉयड थे। तो वहाँ पर अगर आप किसी प्राइमरी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ा रहे हैं और अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस डेट में वहाँ पर एम्प्लॉयड था। अगर आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल से कोई आपको स्लिप मिली है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, या फिर अगर आपको बैंक में सैलरी मिले तो कुछ सैलरी स्लिप मिली होगी, या फिर कुछ भी ऐसा प्रूफ जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ, आप उस डेट में उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ें भविष्य में जाकर के स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये थ्रेशोल्ड डेट दे दिया है कि इस डेट तक अगर आप एम्प्लॉयड थे और 18 मंथ का एनआईओएस डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है तो आप वैलिड माने जाएंगे। इसके बाद से अगला सवाल जो आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इस जजमेंट में 18 मंथ को 24 मंथ के बराबर नहीं कहा है, तो क्या ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में एलिजिबल माने जाएंगे? क्योंकि जब भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा तो एनसीटी के गजट जो 2010 में जारी किया गया था, जिसमें 24 मंथ को ही केवल वैलिड माना गया है, तो उस कंडीशन में 18 मंथ वाला वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझना यह है कि जब
जनवरी 2021 में 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने एक और नोटिफिकेशन निकाला था माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी इक्विवेलेंट माने जाएंगे, 18 माह का 24 मंथ के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और उसी लेटर के आधार पर सभी राज्यों में एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से पात्र मान लिया गया था। तो ये चीज़ें एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो था, जो 2021 में आया था, वो 18 मंथ का ऑलरेडी 24 मंथ के बराबर बता चुका है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस क्लेरिफिकेशन में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि 18 मंथ का 24 मंथ के बराबर होगा, लेकिन उन्होंने एक वर्ड जरूर यूज किया है। देखिए, वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स, यानी कि ये जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे जो 18 मंथ का किए हैं, इस डेट तक एम्प्लॉयड थे, वो ट्रीट किए जाएंगे वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर भी डिप्लोमा मांगा जाएगा, डीएलएड वाला डिप्लोमा, वहां पर ये 18 मंथ का भी वैलिड डिप्लोमा के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर ये वर्डिक्ट है, यानी कि 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, अब ये विवाद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले मेंशन नहीं किया है, इस बात को मेंशन नहीं किया है, लेकिन एनसीटी ने अपना 6 जनवरी 2024 का जजमेंट जो जियो जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था, उसमें ऑलरेडी उन्होंने इन चीज़ों को क्लेरिफाई कर दिया है। और एनसीटी के पास पावर है कि समय समय पर वह इस प्रकार के संशोधन कर सकती है। अगर आपने देखा कि एनसीटी ने माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए 6 जनवरी 2021 को पत्र जारी किया, तो अगर इस प्रकार का किसी भी राज्य में कोई कंफ्यूजन होगा तो एनसीटी के पास पावर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आधार बनाते हुए एनआईओएस डीएलएड जो कि 18 मंथ का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उनको वैलिड डिप्लोमा कोर्स के तौर पर मान्यता दे सकती है। कहने का मतलब कि एनसीटी अगर कोई कंफ्यूजन महसूस होता है किसी भी राज्य में, तो इस जजमेंट के आधार पर अपना क्लेरिफिकेशन दे सकती है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये जो एनआईओएस होगा वो वैलिड डिप्लोमा के तौर पर ट्रीट किया जाएगा भर्तियों में। और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर प्रमोशनल एवेन्यू, यानी कि अगर सरकारी विभाग में कोई प्राइमरी में है और वो प्रमोशन चाहता है अपर प्राइमरी में, तो उसके लिए भी ये डिप्लोमा कोर्स वैलिड डिप्लोमा कोर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए इन अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, अगर वो प्राइवेट संस्था में सरकारी में जाना चाहता है, या फिर सरकारी में है किसी दूसरे राज्य के सरकारी विभाग में जाना चाहता है, या फिर सरकारी में है प्राइवेट में आना चाहता है, ये तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं क्योंकि सरकारी से कोई प्राइवेट में कोई क्यों ही आएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो वो सब जगह यहां पर अब इसको वैलिड ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूशंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी क्लेरिफाई या फिर यूं न कहें कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि ये गवर्नमेंट के लिए होगा या फिर प्राइवेट के लिए होगा। अदर इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट गवर्नमेंट सब आएंगे, चाहे आप जिस भी संस्था में हैं उससे दूसरे कहीं पर भी चले जाएं, वो अदर इंस्टीट्यूशंस ही कंसीडर किया जाएगा। आप किसी प्राइवेट में हैं, दूसरे प्राइवेट में जा रहे हैं तो भी अदर इंस्टीट्यूशंस है, आप प्राइवेट में हैं किसी सरकारी में जा रहे हैं वो भी अदर इंस्टीट्यूशंस है, आप सरकारी हैं उससे प्राइवेट में आ रहे हैं वो भी अदर इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, 6 से 8 में ये एनआईओएस डीएलएड वैलिड होगा या नहीं। देखिए, 6 से 8 की भर्ती के लिए शर्त जो है एनसीटी के द्वारा वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, एनआईओएस डीएलएड किया हुआ है और ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो गया है, चाहे आप एनआईओएस डीएलएड से पहले किए हों या फिर बाद किए हों, उससे मतलब नहीं है, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और एनआईओएस डीएलएड है, तो आप 6 से 8 के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। आप सीटेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ अपर प्राइमरी की जो भी वैकेंसी किसी भी स्टेट में आएगी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर। ठीक है, शर्त यह है कि केवल एनआईओएस डीएलएड से काम नहीं चलेगा, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन एनआईओएस से पहले किया है या फिर एनआईओएस से बाद किया है उससे मैटर नहीं करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बहुत सारे राज्यों में जो ऑनगोइंग भर्तियां थीं उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2023 के जजमेंट के आधार पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में से एनआईओएस डीएलएड को पात्र नहीं माना गया। इसको लेकर के चौथे पैरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया हुआ है। देखिए, नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लेरिफिकेशन विल बी अफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू, यानी कि ये जो प्रोनाउंस किया गया था जो जजमेंट को,
2023 में, उस दिन से ही इसको प्रभावी माना जाएगा। मतलब कि ये जजमेंट कब दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड करने वाला, ये जजमेंट दिया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 28 नवंबर 2023 को। 28 नवंबर 2023 से पहले एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से पात्र था, क्योंकि उससे पहले माननीय पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था, उससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट था, उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट था। तो सभी जगह से जजमेंट एनआईओएस के फेवर में आ रहे थे और एनसीटी ने भी 6 जनवरी 2021 को अपना एक पत्र जारी करते हुए एनआईओएस को जो रेगुलर डीएलएड होता है उसके इक्विवेलेंट मान लिया था। तो वहां तक तो सब कुछ वैलिड चल रहा था। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ 28 नवंबर 2023 से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट देकर के एनआईओएस को इक्विवेलेंट नहीं माना और उसे वन टाइम विंडो के तौर पर ट्रीट किया था। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब ये जजमेंट दिया गया उस दिन से ही ये क्लैरिफिकेशन को प्रभावी माना जाए, इस क्लैरिफिकेशन को इफेक्टिव माना जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जो 28 नवंबर 2023 का जजमेंट था उसको एक तरीके से अब कम प्रभावी कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, यानी वो जजमेंट को आपको कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब कि एनआईओएस डीएलएड कभी भी इनवैलिड हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस 10 दिसंबर 2024 के जजमेंट के आधार पर चीजें क्लेरिफाई हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जिन भी राज्यों में रिक्रूटमेंट में एनआईओएस को शामिल नहीं किया गया, वहां पर भी एनआईओएस डीएलएड अगर कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो वहां से उनको राहत मिल सकती है। अभी अगर आप देखेंगे बिहार में टीआरई 3 की प्रक्रिया चल रही है जिसमें एनआईओएस को मौका नहीं दिया गया, तो यहां पर भी आप कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिस दिन हमने जजमेंट दिया उसी दिन से यह प्रभावी माना जाएगा। मतलब कि जो पहले वाला जजमेंट दिया गया था 2023 वाला, तो ये सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बीच में कोई भी बैरियर नहीं होगा। यानी जब से एनआईओएस डीएलएड बना, जब से कोर्स कंप्लीट हुआ, हाई कोर्ट ने भी सबको वैलिड करते चले गए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे करके हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया था और उसे निष्प्रभावी कर दिया था। उस जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने जो रिव्यू कर दिया वो अब उसी दिन से माना जाएगा जब हमने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया था, यानी 2023 से। यानी कभी भी ये नहीं अब माना जाएगा कि एनआईओएस कभी भी इनवैलिड हुआ था, एनआईओएस हमेशा वैलिड था। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इस आधार पर जिन भी भर्तियों में एनआईओएस को मौका नहीं मिला उसको किस तरीके से देखा जाए, इसके लिए एक और क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहें तो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से मांग सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि हमारा जजमेंट उसी दिन से प्रभावी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से आपको मौका नहीं मिला भर्ती में शामिल होने के लिए, या फिर अगर आप शामिल हुए थे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, या फिर नए रिक्रूटमेंट में आपको शामिल नहीं किया गया इन एलिजिबल कहते हुए, तो इन सभी चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर दरवाजे खुले हुए हैं माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई भी जजमेंट अब प्रभावी नहीं है। कहने का मतलब कि जिस दिन हमने 23 में जजमेंट दिया था उसी दिन से ये जजमेंट जो रिव्यू वाला है वो प्रभावी मान लिया जाए, यानी कि वो एक तरीके से निष्प्रभावी हो गया और सारे एनआईओएस को लेकर के जो भी विवाद थे वो खत्म हो चुके, यानी एनआईओएस कभी भी इनवैलिड नहीं था। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है। एक और कमेंट में बार बार प्रश्न आ रहे थे कि जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है वो सस्ते में हो गया, हमने 24 माह का जो रेगुलर डीएलएड कोर्स किया वो महंगे में किया, तो कैसे बराबर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा एक और प्रश्न ये आ रहा है कि इनका 18 मंथ में ही कंप्लीट हो गया, हमारा 24 मंथ में हो रहा है, तो कैसे बराबर कर सकती है। देखिए यहाँ पर पैसे का सवाल ही नहीं है। क्या आप इन सर्विस टीचर्स के बराबर थे जब आपने रेगुलर डीएलएड में एडमिशन लिया? आप तो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट थे, आप तो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा नहीं रहे थे, और जो एनआईओएस वहीं अभ्यर्थी कर सकता था जो कि किसी प्राइमरी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहा है, तो आप उनके बराबर थे ही नहीं। दूसरा कि जो इनका 6 माह का कोर्स कम है, कि आपका 24 मंथ का, इनका 18 मंथ का है, एक्चुअली में 6 महीने किस वजह से होता है आप इसको समझिए। आप अगर उत्तर प्रदेश से डीएलएड करेंगे तो 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर में 30 वर्किंग डे का आपको इंटर्नशिप करना होता है। अब ये 30 वर्किंग डे अगर आप देखेंगे तो 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1 महीने में अगर 5 संडे भी पड़ जाता है तो 5 संडे, नॉर्मली 4 पड़ता है लेकिन कुछ कुछ महीने में 5 संडे पड़ता है, तो 5 संडे तो आप निकाल दीजिए। तो वहाँ पर अगर 30 दिन का महीना है या फिर 31 दिन का महीना है, तो वहाँ पर 5 दिन अगर आप निकालेंगे तो 25 दिन या फिर 26 दिन का आएगा, और ये 5 वर्किंग डे जो आपने संडे का निकाला उसको अगले महीने में ले जाएंगे, मतलब कि लगभग सवा महीने का समय मोटा मोटी वहां पर हो जाता है, सवा महीने का समय। अब चूंकि 4 सेमेस्टर है तो सवा गुणे 4 करेंगे तो 6 मंथ आता है। चीजें आप क्लियर कर पा रहे हैं? तो ये जो 6 मंथ है वो आप जब प्राइमरी स्कूल में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसके लिए होता है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। एनसीटी ने 18 मंथ में इसलिए करा दिया क्योंकि ये सालों से किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, और जो आपको पढ़ाना है, जो ट्रेनिंग लेना है, वो ऑलरेडी ये कर चुके हैं,
और इसीलिए इनके इंटर्नशिप को उसी 18 मंथ में सबमिट करने के लिए एनसीटी ने गाइडलाइन बनाई थी और इसी के तौर पर इनको ट्रीट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको वैलिड किया हुआ है। तो ये कहना कि इनका फीस कम लगा, तो वो चीज़ें आपको समझना ये है कि ये ऑलरेडी इन सर्विस थे और फीस जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर डाइट में जाकर के आप वहाँ की सारी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। जैसे कि वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको सैलरी देना है। लेकिन NIOS में ऐसा नहीं था। NIOS में वो वर्किंग थे तो सैटरडे या फिर संडे में किसी इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो केवल नॉन वर्किंग डे में हो रहा था, जबकि आपके साथ वर्किंग डे में हो रहा था। आपके लिए बाकायदा टीचर हायर किए गए थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, तो दोनों को आपस में कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपने रेगुलर किया हुआ है तो आपने एक तरीके से ज़्यादा आपको फीस पे करना ही पड़ेगा। और उन्होंने चूंकि नॉन वर्किंग डे में ट्रेनिंग लिया हुआ है और सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से उनका फीस कम था। तो फीस को लेकर के कोई भी कंसर्न नहीं है। जहां तक बात है 18 मंथ और 24 मंथ को, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि क्यों 18 मंथ को 24 मंथ के बराबर माननीय सुप्रीम कोर्ट मान करके चल रही है और क्यों इनको वैलिड किया गया है। तो ये सब कुछ थॉट प्रोसेस था जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे रही थी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।